हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सुकून एफएम चैनल पर और आप सुन रहे हैं कहानी एक था सोल्जर। दोस्तों, कहानी के दूसरे पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब वो दूसरे प्लान पर पहुंच गया था, लेकिन अब जब खालिद वलीद खुद उसके सामने था, तो क्या उसे सिर्फ जान बचाकर इंडिया लौटना चाहिए? नहीं, एक कमांडो, एक सच्चा सैनिक कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ता। रियांश ने तुरंत फैसला कर लिया कि वो इस मिशन को तब तक खत्म करके नहीं मानेगा जब तक वो खालिद वलीद को या तो मौत के घाट नहीं उतार देता या उसे जिंदा बंदी बनाकर इंडिया नहीं ले जाता। तभी खालिद वलीद ने उन दोनों पाकिस्तानी ऑफिसर्स को हाथ के इशारे से बाहर जाने का बोल दिया और बिना कोई सवाल किए आज्ञाकारी कुत्तों की तरह कमरे से बाहर निकल गए। ये देखकर रियांश को समझ आ गया कि इस इलाके में असल ताकत पाकिस्तानी सेना की नहीं बल्कि खालिद जैसे आकाओं की है, जिन्हें आईएसआई का सीधा सपोर्ट मिला हुआ है। उसी समय धीरे धीरे चलकर खालिद रियांश के पास पहुंचा। उसने अपनी ठंडी आंखों से रियांश को ऊपर से नीचे तक घूरा। रियांश ने अपनी नजरें नहीं चुराई, बल्कि अपनी आंखों में वही कश्मीरी नफरत और इंतकाम की आग भर ली जो जुबैर खान के किरदार की पहचान थी। तभी खालिद ने अपनी भारी आवाज में कहा, जुबैर, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। यह बात सुनकर खालिद की आवाज भारी और खुरदरी थी, जैसे कोई पत्थर पर रगड़ खा रहा हो। उसकी यह बात सुनकर आगे से रियांश ने थोड़ा हैरान होने का नाटक करके कहा, मेरे बारे में? आप कौन है जनाब? तभी खालिद ने हल्के से कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं वो हूं जो उस आग को हवा देता है जिसे तुम अपने सीने में जलाए बैठे हो। मैं खालिद वलीद हूँ। ये नाम सुनते ही रियांश ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की, जैसे वो किसी बहुत बड़े मसीहा को देख रहा हो, लेकिन जंजीरों ने उसे रोक लिया। उसने खालिद की तरफ जाने की कोशिश करके कहा, खालिद भाई, आपका नाम तो हमारे लिए मुकद्दस है, लेकिन आपने मेरे बारे में कैसे सुना? तभी आगे से खालिद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, तारिक अल हसन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। कल शाम उस धमाके के कुछ घंटे पहले तारिक ने मुझे एक एनक्रिप्टेड रेडियो मैसेज भेजा था। उसने बताया था कि उसे कश्मीर से एक ऐसा हीरा मिला है जो बम बनाने में माहिर है, एक ऐसा शख्स जिसने एक कॉम्प्लेक्स आईईडी सर्किट को चुटकियों में ठीक कर दिया। उसने तुम्हारा नाम जुबैर बताया था। उसकी ये बात सुनकर रियांस के दिमाग में बिजली कौंध गई। ये एक ऐसा जैकपॉट था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कल दोपहर जब उसने उस बम एक्सपर्ट की गलती सुधार कर सर्किट ठीक किया था, तो तारिक ने उसकी काबिलियत का जिक्र खालिद से कर दिया था। उस तरफ एक छोटी सी घटना ने आज उसकी जान बचाई ही थी, बल्कि उसे खालिद के और करीब पहुंचने का रास्ता भी दे दिया था। तभी रियांश ने अपनी आवाज में एक बनावटी दर्द भर कर कहा, तारिक भाई का मुझ पर बड़ा एहसान था। उन्होंने मुझे पनाह दी थी, लेकिन अब सब राख हो गया। वो हिंदुस्तानी कुत्ते, उन्होंने मेरे साथियों को मारा और अब यह हादसा। अल्लाह की कसम, अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं अकेले ही सरहद पार करके हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल कर देता। खालिद रियांस की आंखों में उबलते इस फर्जी गुस्से को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। उसे ऐसे ही जुनूनी और नफरत से भरे नौजवानों की जरूरत थी। वो रियांस के करीब झुका और उसने कहा, तुम्हारे जज्बे की मुझे कद्र है जुबैर। जनरेटर फटने की वो कहानी जो तुमने इन बेवकूफ फौजियों को सुनाई, हो सकता है कि वो सच हो, लेकिन मेरे लिए अब वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरा बरसों का प्लान, करोड़ों रुपए का बारूद और मेरे बेहतरीन आदमी उसमें जल गए। मेरा मिशन अधूरा रह गया। खालिद ने अपनी मुट्ठी मेज पर जोर से मारकर कहा, हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का मेरा ख्वाब अधूरा रह गया और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे उस तबाही को फिर से खड़ा करना है। मुझे फिर से बम चाहिए, फिर से बारूद चाहिए, और इसके लिए मुझे तुम जैसे माहिर इंसान की जरूरत है। उसकी यह बात सुनकर रियांश ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खालिद भाई। मेरे खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान की तबाही के लिए है। आप हुक्म करें। तभी खालिद ने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली, रियांश की जंजीरें खोलकर कहा,
तुम अब इन वर्दी वाले कुत्तों की कैद में नहीं हो। तुम मेरे साथ चलोगे। हम अपने बेस पर जाएंगे। वहां हम नया प्लान बनाएंगे। खालिद के रुतबे के सामने किसी पाकिस्तानी अफसर की हिम्मत नहीं हुई कि जुबैर को रोक ले। कुछ ही मिनटों में रियांश को खालिद के एक ब्लैक एसयू में बैठा दिया गया। गाड़ियों का काफिला उस अंडरग्राउंड बेस से निकलकर पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। सफर के दौरान गाड़ी में एक खामोशी थी। रियांश लगातार अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा था। खालिद बरेद का बेस जरूर किसी बड़े सुरक्षित पर इनएक्सेसिबल इलाके में होगा। वहां से भागना या खालिद को मारना आसान नहीं होगा। उसे एक ऐसी ही चाल चलनी थी जिससे वो न केवल खालिद को चकमा दे सके बल्कि उसे एक ऐसे जाल में फंसा सके जहां से इंडियन आर्मी उसे आसानी से दबोच ले। इसके बाद कुछ घंटों के बाद काफिला खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा ही दुर्गम पहाड़ी इलाके में रुका। यह जगह एक बिल्कुल किलेबंदी की तरह थी जिसे बाहर से देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि अंदर हथियारी, कम्युनिकेशन डिवाइस और आतंकियों की एक पूरी फौज मौजूद है। रियांश को अंदर से लाया गया। वहां की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखकर वो समझ गया कि तारिक के कैंप से 10 गुना ज्यादा सिक्योर और एडवांस है। तभी खालिद ने रियांश को अपने पर्सनल वार रूम में बुलाया। वहां दीवारों पर इंडिया के अलग अलग शहरों के नक्शे, इंपोर्टेड बिल्डिंग्स की तस्वीरें और कई तरह के ब्लूप्रिंट लगे हुए थे। उसी समय खालिद ने एक सिगार जलाई और गहरा कश खींचकर कहा, जुबैर, तारिक की मौत ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। हमारा सबसे बड़ा नुकसान आरडीएक्स और उन केमिकल्स का नहीं हुआ बल्कि उस फंडिंग का हुआ। हमने उस ऑपरेशन के लिए जो जुटाई थी, नया बारूद, नए हथियार, नया लॉजिस्टिक्स तैयार करने के लिए हमें बहुत बड़े फंड की जरूरत है। मेरे पुराने स्लीपर सेल्स अब पुलिस की नजर में है, इसलिए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जो बिल्कुल साफ हो, जिस पर किसी खुफिया एजेंसी की नजर ना पड़े। ये कहते हुए खालिद ने रियांश की तरफ मुड़कर कहा, तारिक ने कहा था कि तुम बहुत होशियार हो। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है ये ऐसा आदमी जो हमारे इस मुकद्दस काम में हमारी मदद कर सके? ये वो पल था जिसका रियांश को इंतजार था। उसने अपने दिमाग में एक बुने हुए चाल को अब जमीन पर उतारने का फैसला कर लिया। उसने अपनी आवाज को एक रहस्यमय गंभीरता लाकर कहा, खालिद भाई, कश्मीर में रहने के दौरान मेरे कई ऐसे संपर्क बने थे जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। अगर बात सिर्फ पैसे और लॉजिस्टिक्स की है तो मेरे पास एक ऐसा नाम है जो आपकी सारी परेशानी एक झटके में खत्म कर देगा। उसकी यह बात सुनकर खालिद की आंखों में दिलचस्पी जाग गई। वही उसने तुरंत रिएक्ट करके पूछा, कौन है वो? आगे से रियांश ने तुरंत जवाब देकर कहा, दुबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन वसीम। रियांश ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में नाम लिया था। तभी खालिद ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, वसीम? मैंने नाम पहले कभी नहीं सुना। आगे से रियांश ने उसे तुरंत समझा कर कहा, आप नहीं सुनेंगे खालिद भाई, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जो हथियारों के साथ सड़कों पर घूमते हैं। वो एक सफेद पोश इंसान है। वसीम मूल रूप से हिंदुस्तान का ही रहने वाला है, लेकिन उसके दिल में हिंदुस्तानी हुकूमत के खिलाफ उतनी ही नफरत है जितनी आपके और मेरे दिल में। वो दुबई में एक बहुत बड़ा कारपोरेट एम्पायर चलाता है। करोड़ों डॉलर्स का लेन देन उसकी उंगलियों पर होता है। अगर वो हमारा इन्वेस्टर बन जाए तो हमें फंड्स की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, उसका पैसा सफेद रास्तों से लीगल कंपनियों के जरिए आएगा जिस पर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी कभी शक भी नहीं कर पाएगी। आगे से खालिद ने उसकी इस बात को ध्यान से सुना। उसने सीरियस होकर पूछा, लेकिन ऐसा आदमी हमारी मदद क्यों करेगा? तभी रियांश ने फिर एक झूठी कहानी गढ़ी और बोला, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी कुछ साल पहले जब वो कश्मीर में फंसा था। तो मैंने ही उसे सुरक्षित बॉर्डर पार करवाया था। वो मेरा एहसानमंद है। वो जिहाद के लिए अपना खजाना खोलने को तैयार है। बस उसे एक ऐसा लीडर चाहिए जिस पर वो अपना भरोसा कर सके। और आपसे बेहतर लीडर कौन हो सकता है खालिद भाई? उसके यह बात सुनते ही खालिद के चेहरे पर एक लालची और संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है जुबैर, लेकिन क्या हम उस वसीम से संपर्क कर सकते हैं? क्या वो दुबई से यहाँ आएगा? तभी आगे से रियांश ने चालाकी से जवाब देकर कहा, वो यहाँ क्यों आएगा?
और हम भी वहां नहीं जा सकते। हमें उसे एक सुरक्षित जगह पर बुलाना होगा, किसी ऐसे देश में जहां हमारी और उसकी मुलाकात पर किसी की नजर ना पड़े, कोई न्यूट्रल ग्राउंड। इधर खालिद और रियांस के बीच ये बातचीत चल रही थी, और उसी समय उधर बीकानेर बॉर्डर बेस के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में कर्नल सूर्य प्रताप सिंह अपने कानों पर हेडफोन लगाए सब कुछ सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने रियांस के मुंह से वसीम का नाम सुना, उनके चेहरे की रेखाएं तन गई। फिर उनके चेहरे पर और होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। कर्नल सूर्य प्रताप सिंह समझ गए थे कि रियांस क्या खेल खेल रहा है। वसीम कोई असली दुबई का आतंकवादी इन्वेस्टर नहीं था। दरअसल वसीम अग्रवाल इंडस्ट्री का दुबई ऑपरेशन का हेड था। अग्रवाल इंडस्ट्री, जो रियांस का फैमिली बिजनेस था और देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। लेकिन वसीम सिर्फ एक कॉरपोरेट मैनेजर नहीं था, वो इंडियन आर्मी का एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर था, जिसका असली नाम कैप्टन वसीम रिजवी था। रिटायरमेंट के बाद वसीम ने रियांस के पिता जयंत अग्रवाल के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, और वो रियांस का भी एक बहुत अच्छा फैमिली फ्रेंड और मेंटोर रह चुका था। रियांस वसीम का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि वो जानता था वसीम के पास दुबई में वो पूरा कारपोरेट सेटअप, दौलत का दिखावा और वो चकाचौंध है जो खालिद जैसे लालची आतंकी को फंसाने के लिए एक परफेक्ट चारा साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, वसीम एक ट्रेंड फौजी भी था, जो इस खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन में रियांस का साथ दे सकता था। उनकी बातें सुनकर कर्नल सूर्य प्रताप ने तुरंत हेडफोन उतारा और अपने कम्युनिकेशंस ऑफिसर्स की तरफ मुड़कर तेज आवाज में ऑर्डर देकर कहा, कैप्टन, मुझे इसी वक्त सिक्योर सैटेलाइट लिंक के जरिए दुबई में अग्रवाल इंडस्ट्री के रीजनल हेड वसीम रिजवी से लाइन कनेक्ट करके दो। इट्स अ कोड रेड प्रायोरिटी। उनका ये ऑर्डर सुनते ही ऑफिसर ने तुरंत उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ाना शुरू कर दिया। सर, लाइन एनक्रिप्टेड की जा रही है। तभी कर्नल ने कमरे में मौजूद अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरफ देखकर कहा, रियांश ने हमारे लिए एक बेहतरीन जाल बुना है। उसने खालिद बलीद को अपने झांसे में फंसा लिया है। खालिद अब दुबई के एक फर्जी इन्वेस्टर वसीम से मिलने की तैयारी करेगा। हमें अगले कुछ ही घंटों में वसीम को इस पूरी कहानी के लिए ब्रीफ करना होगा। उसे कट्टरपंथी नफरत से भरे अरबपति का किरदार निभाना होगा। हमें दुबई में एक ऐसा फेक सेटअप तैयार करना है जो इतना असली लगे कि खालिद बलीद जैसा शातिर लोमड़ भी उसमें फंस जाए। उसके ये बात सुनते ही आगे से एक ऑफिसर ने चिंता जताकर कहा, लेकिन सर, खालिद बलीद बहुत चालाक है। अगर उसे थोड़ी भी भनक लग गई कि वसीम इंडियन आर्मी का आदमी है या जुबैर एक कमांडो है, तो वो दोनों को बेरहमी से मार डालेगा। क्या खालिद खुद उस मीटिंग में जाएगा? उसकी यह बात सुनकर आगे से कर्नल सूर्य प्रताप ने गहरी सांस लेकर कहा, यही तो रियांस का मास्टर स्ट्रोक है। रियांस जानता है कि खालिद बलीद पैसों का भूखा है। अगर वसीम उसे यकीन दिला दे कि वो करोड़ों डॉलर की फंडिंग करने वाला है, तो खालिद को बिल से बाहर आना ही पड़ेगा। हमें वसीम को तैयार करना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तभी कुछ ही सेकंड में कम्युनिकेशंस ऑफिसर ने कर्नल को इशारा करके कहा, सर, कैप्टन वसीम लाइन पर है, सिक्योर एनक्रिप्शन कनेक्शन। उसकी ये बात सुनकर आगे से कर्नल ने तुरंत माइक्रोफोन अपनी तरफ खींच कर कहा, वसीम, कर्नल सूर्य प्रताप बोल रहा हूं। तभी दूसरी तरफ से दुबई के एक आलिशान पेंट हाउस में बैठे वसीम ने तुरंत कहा, जय हिंद कर्नल साहब, इतनी रात सब ठीक तो है? क्या रियांस की कोई खबर आई? वसीम रियांस के मिशन ब्लैक सैंड के बारे में जानता था। उसके ये बात सुनते ही इधर ने कर्नल ने गंभीर लहजे में कहा, रियांश ठीक है वसीम, लेकिन उसने अभी अभी एक ऐसी आग में हाथ डाल दिया है जिससे या तो हम देश के सबसे बड़े दुश्मन को खाक कर देंगे या फिर रियांश खुद जल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर वसीम की आवाज में एक फौजी की कड़क आई। उसने तुरंत एक्टिव होकर कहा, मुझे क्या करना है सर, आप बस हुक्म कीजिए। इधर से कर्नल ने पूरी स्थिति स्पष्ट करके कहा, तुम्हें वापस अपनी वर्दी पहननी है वसीम, लेकिन दिमागी तौर पर। रियांश ने तुम्हें खालिद बलीद के सामने एक हिंदुस्तान विरोधी रेडिकलाइज्ड अरबपति इन्वेस्टर के रूप में पेश किया है। वो खालिद को तुम्हारे पास ला रहा है। हमें तुम्हारे दुबई वाले ऑफिस और तुम्हारे पूरे किरदार को अगले कुछ घंटों में इस तरह माफियाई करना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े टेरर फाइनेंसर लगो।
इधर बीकानेर में ऑपरेशन मिराज की तैयारी शुरू हो चुकी थी और उधर पाकिस्तान के उस दुर्गम पहाड़ी बेस में रियांश खालिद को पूरी तरह से शीशे में उतार चुका था। तभी खालिद ने मेज पर हाथ मारकर कहा, ठीक है जुबैर, हम तुम्हारे उस वसीम से बात करेंगे, लेकिन मीटिंग दुबई में नहीं होगी। वो जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं, वहां रो के बहुत एजेंट घूमते हैं। उसकी यह बात सुनकर आगे से रियांश ने दिमाग तोड़ाकर कहा, तो फिर कहाँ खालिद भाई, वसीम भी किसी छोटी जगह पर नहीं आएगा। उसकी यह बात सुनकर खालिद की आंखों में एक शातिर चमक आई। उसने तुरंत कहा, हम उससे मिलेंगे इस्तांबुल में, तुर्की का वो शहर जो दुनियाओं का मिलन है। वहां मेरे अपने लोग हैं, वहां की भीड़ में हम आसानी से छिप सकते हैं। तुम आज रात ही सैटेलाइट फोन से अपने उस वसीम से संपर्क करो, उसे कहो कि अगले 48 घंटे में वो इस्तांबुल पहुंचे। मैं और तुम भी वही कल सुबह के गुप्त रास्ते से इस्तांबुल के लिए निकल पड़ेंगे। उसके ये बात सुनकर रियांस ने सिर हिलाकर कहा, जैसे आपकी मर्जी खालिद भाई, वसीम इस्तांबुल आ जाएगा। ये कहते हुए रियांस का दिल जोरों से धड़कने लगा। मिशन अब एक नया मोड़ दे चुका था। रेगिस्तान की रेत पर शुरू हुई यह जंग अब इस्तांबुल की ऐतिहासिक और खतरनाक गलियों तक पहुंचने वाली थी। रियांस को अब न सिर्फ जुबैर की पहचान बचानी थी, बल्कि वसीम के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को उस जाल में फंसाना था जहां से उसकी कोई वापसी नहीं थी। खेल अब बहुत बड़ा हो चुका था और रियांस जानता था कि एक भी गलत कदम मतलब उसकी मौत, बल्कि इंडिया में होने वाली तबाही होगी, जिसे रोकना अब और उसके और वसीम के कंधों पर था। खालिद बलिद के उस खुफिया और अभेद्य पहाड़ी ठिकाने के वॉर रूम में तनाव और साजिशों की एक गहरी परत छा गई। मेजर रियांश अग्रवाल, जो अब पूरी तरह से खूंखार आतंकी जुबैर खान के किरदार में था, खालिद के सामने दुबई के उस जाली इन्वेस्टर वसीम का ताना बाना बुन रहा था। खालिद की आंखों में करोड़ों डॉलर्स की वो अंधी चमक साफ नजर आ रही थी, जो उसे रियांस के बिछाए जाल की तरफ खींच रही थी। कमरे में सिर्फ खालिद के सिगार का धुआं, एक खौफनाक सन्नाटा था। रियांस इस्तांबुल में मीटिंग तय करने के बाद खालिद की रजामंदी ले रहा था कि अचानक उस भारी भरकम लोहे के दरवाजे के बाहर कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। किसी के रोने, गिड़गिड़ाने और बूटों की भारी आहटें वर रूम की दीवारों को चीखती हुई अंदर आ रही थी। खालिद ने गुस्से में अपनी भौहें सुकोड़ी। इससे पहले कि वो अपनी गार्ड को बाहर देखने का हुक्म देता, दरवाजा झटके से खुल गया। अंदर खालिद का एक खूंखार गठीले बदन वाला आतंकी दाखिल हुआ। उसके हाथ में अपनी एक राइफल थी और दूसरे हाथ में लड़की के बाल और उसकी बाहों को बेरहमी से जकड़ा हुआ था। उसने उस लड़की को एक झटके में कमरे के बीचों बीच फर्श पर धकेल दिया। लड़की धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। रियांश की नजरें जैसे ही उस लड़की पर पड़ी, उसके दिमाग की नसें एक पल के लिए सुन्न हो गई। वो लड़की कोई अफगानी या पाकिस्तानी नहीं लग रही थी। उसने एक साधारण सा सूती सलवार कमीज पहना था, जो जगह जगह से कांटों और झाड़ियों में उलझने से कट गया था। उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून के हल्के से दाग थे। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर खौफ के मारे किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। तभी उस आतंकी ने खालिद की तरफ अदब से सिर झुकाया और हाँफ कर कहा, खालिद भाई, गुस्ताफी माफ हो, मैं सरहद पास वाले इलाके पर गश्त कर रहा था। ये लड़की हिंदुस्तानी है। ये गलती से हमारी तरफ बॉर्डर पार करके इलाके में आ गई है। मुझे लगा था अगर पाकिस्तानी रेंजर या आर्मी की नज़र इस पर पड़ गई तो अपने कैंप में ले जाएंगे और इसे हमें कोई खबर नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सीधा उठाकर आपके पास ले आया। ये जासूस भी हो सकती है। अब इसका क्या करना है हुजूर? फर्श पर पड़ी लड़की फुट फुट कर रो रही थी। अपने दोनों हाथों को उसने जोड़ दिया और कांपती हुई रोती आवाज में हिंदी में गिड़गिड़ाने लगी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं अपने गांव में बकरियां चरा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तार के इस पार कब आ गई। मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। उसकी आवाज में जो मासूमियत, जो डर और जो दर्द था, वो किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता था। तभी खालिद बलिद ने अपनी जगह से उठकर उस लड़की को अपने ठंडी और क्रूर आंखों से ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान तैर गई। उसने उस आतंकी की तरफ देखा और एक ठहाका लगाकर कहा, जासूस? ये कोई जासूस नहीं है बेवकूफ। ये तो हिंदुस्तान की तरफ से भेजा गया एक नायाब तोहफा है। क्या करना है इसका?
ले जाओ और इसे अपने बेसमेंट में और इसके साथ मजे। खालिद वो अपनी घिनौनी बात पूरी करने ही वाला था, तभी अचानक उसकी नजरें रियांश पर पड़ी। वहीं रियांश अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें उस लड़की के चेहरे पर जमी हुई थी। 3 साल तक मौत, खून और बारूद के बीच जिंदगी बिताने वाले उस कठोर कमांडो के सीने में कुछ ऐसा हुआ था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। जब उस लड़के ने गिड़गिड़ाकर अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में भरे हुए आंसुओं के पार रियांश ने एक ऐसी असीम मासूमियत, पवित्रता देखी थी जिसने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसका प्यारा सा डरा हुआ चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जिनमें खौफ के साथ साथ एक अनकही सी कशिश थी। रियांश चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो दुश्मनों की मांद में बैठा है। उसे बस इतना पता था कि उसे इस पहली नजर के प्यार को, इस बेगुनाह हिंदुस्तानी लड़की को इन भेड़ियों के चंगुल से बचाना है। लेकिन वो सीधे तौर पर कोई दया रहम नहीं दिखा सकता था, वरना उसकी जुबैर वाली पहचान उसी वक्त तार तार हो जाती। वो दोनों बहरेमी से मारे जाते। खालिद जो इंसानी फितरत और आंखों की भाषा पढ़ने में माहिर था, वो समझ गया था कि जुबैर का दिल से लड़की पर आ गया है। जुबैर की आंखों में जो ठहराव था, खालिद ने उसे हवस और पसंद का नाम दे दिया। खालिद ने अपने आतंकी के हाथ को इशारा उसके रुकने को कहा। फिर उसने कुटिल मुस्कान के साथ रियांश की तरफ पलटा और कहा, क्या बात है जुबेर भाई, क्या तुम्हें हिंदुस्तानी लड़की पसंद आ गई? तभी रियांश को तुरंत एहसास हुआ कि खालिद उसे देख रहा है। उसने पलक झपकते ही अपने चेहरे के भावों को कठोर हवसी आतंकी के रूप में बदल लिया। उसने अपने होठों पर एक अजीब सी शिकारी जैसी मुस्कान लाकर लड़की की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में कहा, खालिद भाई, अल्लाह की कसम, मैंने कश्मीर से लेकर पेशावर तक कई हुस्न देखे, लेकिन इस हिंदुस्तानी काफिर की आंखों में जो कशिश है वो मुझे पागल कर रही है। हाँ, हाँ, मुझे ये चाहिए। लड़की ने जैसे रियांश की बातें सुनी, उसकी आंखों में खौफ और भी गहरा हो गया। और रियांश को एक खूंखार राक्षस समझ रही थी, वो अब उसकी इज्जत और जान का दुश्मन बनने वाला था। वो जोर जोर से रोने लगी और पीछे खिसकने की कोशिश करने लगी। तभी खालिद ने जोर से हंसकर कहा, तो फिर इसमें सोचना क्या है जुबेर भाई? तुमने मुझे दुबई के उस वसीम तक पहुंचने का रास्ता दिया। ये लड़की तो तुम्हारे एहसानों के सामने कुछ भी नहीं। ठीक है, आज से ये लड़की तुम्हारी। इसके बाद खालिद ने अपने आतंकी को हुक्म देकर कहा, जाओ इसे जुबेर भाई के कमरे में छोड़ दो। तभी रियांश ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, रुके खालिद भाई। ये कहकर उसकी आवाज इतनी बुलंद और साफ थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। आगे से खालिद ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? तभी रियांश अपनी जगह से उठकर धीरे से उस लड़की के पास गया। वो लड़की खौफ से सिकुड़कर एक कोने में हो गई। रियांश ने उसके चेहरे की तरफ देखे बिना खालिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, खालिद भाई, मैं एक सच्चा मुजाहिद हूँ। मैं इस काफी लड़की के साथ ऐसे ही कोई रिश्ता नहीं बना सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपने तरीके से अपनाऊं। मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। उसके बात सुनकर खालिद की आंखें फट गई। उसने चौंक कर कहा, निकाह? तुम एक हिंदुस्तानी कैदी से निकाह करना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या जुबेर? इसका काम तमाम करो और इस बात को खत्म करो। तब रियांश ने अपनी बात पर जोर देकर खालिद की लालच की नस को दबाकर कहा, यही मेरी शर्त है खालिद भाई। अगर मुझे लड़की चाहिए तो जायज तरीके से चाहिए। मैं इसे अपनी बीवी बनाऊंगा और इसे अपने साथ इस्तांबुल तक लेकर जाऊंगा। वसीम से हमारी मुलाकात में अभी 2 दिन बाकी है। इसी बहाने इस्तांबुल की वादियों में मेरा हनीमून हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम एक औरत के साथ सफर करेंगे तो एयरपोर्ट और सिक्योरिटी चेकिंग पर किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। एक शरीफ शोहर और बीवी को कोई शक की नजर से नहीं देखता। रियांश की बात में तर्क सीधा था, तार्किक भी था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसे एक लड़की को इस जहन्नुम से बाहर निकालना है, और अगर वो इसे यहीं छोड़कर चला गया तो पीछे से दरिंदे उसे नोच खाएंगे। इसे बचाने का केवल एक ही तरीका था, इसे कानूनी तौर पर अपना बना लेना और अपने साथ इस देश की सरहदों से बाहर ले जाना, ताकि इस्तांबुल में जब उसका ऑपरेशन खत्म हो तो उसे सुरक्षित वापस इंडिया लेकर जा सके। वहीं उसकी यह बात सुनकर खालिद कुछ देर तक खामोश रहा। वो अपनी दाढ़ी खुजलाकर सोच रहा था। एक तरफ बेस के नियम थे, दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर की फंडिंग जो सिर्फ और सिर्फ जुबेर के जरिए उसे मिल सकती थी।
खालिद किसी भी कीमत पर वसीम वाले डील से हाथ नहीं जाने देना चाहता था। उसे लगा कि अगर जुबैर की छोटी सी अजीब सी जिद को उसने मान लिया तो उसका क्या नुकसान है। इसलिए खालिद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कहा, तुम वाकई एक अजीब इंसान हो जुबैर, लेकिन तुम्हारी इस्तांबुल वाली बात में दम है। एक औरत के साथ होने से सफर महफूज हो सकता है। ठीक, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो ऐसा ही होगा। मैं इसी वक्त एक काजी का इंतजाम करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर रियांश ने राहत की एक सांस ली और उसे सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया खालिद भाई। वहीं उसकी लड़की फर्श पर जो पड़ी है सब सुन रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। उसे लगा कि उसे जान से मार दिया जाएगा, लेकिन अब उसे एक ऐसे खूंखार डरावने आदमी से जबरन शादी करने के लिए कहा जा रहा था। उसके लिए मौत से भी बदतर सजा थी। वो लड़की चीखने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे आतंकवादियों से शादी नहीं करूंगी। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। वही रियांश के दिल में उस लड़की के हर एक चीख हथौड़ा की तरह लग रही थी। वो उसे गले लगाकर कहना चाहता था कि डरो मत, मैं इंडियन आर्मी का मेजर हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके चारों तरफ बंदूकें तनी थी। उसने अपना कठोर रूप बनाए रखा। तभी रियांश ने अचानक झुककर उस लड़की की बाह जोर से पकड़ी और उसे झटके से खड़ा कर दिया, जिससे वो लड़की दर्द से करहा उठी। तभी रियांश ने अपने चेहरे को उसके चेहरे के एकदम करीब लाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, लेकिन अगर वो लड़की गहराई से देखती तो उन आंखों में एक खामोश सुरक्षा और विनती भी थी। रियांश ने एक खुरदरी आवाज और डरावनी आवाज में कहा, चुपचाप अपना मुंह बंद रख। अगर तूने एक भी लफ्ज और बोला तो मैं तुझे इसी वक्त इन कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मेरी बीवी बनकर रहेगी तो कम से कम सांस तो लेती रहेगी, समझी। रियांश की इस डांट से लड़की इतनी सहम गई कि उसके आंसुओं की धार तो बहती रही, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। वो कांपते हुए उस वे बल लगातार घूरती रही। तभी पीछे से खालिद ने खुश होकर कहा, कमाल है जुबेर, तुमने तो इसे एक झटके में काबू कर लिया। ले जाओ इसे, आज रात ही निकाह होगा। और हाँ, अगर इसे इस्तांबुल लेकर जाना है तो इसका एक पासपोर्ट भी चाहिए होगा। मैं अपने आदमियों को कहता हूँ कि रातों रात एक जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार करे। कल सुबह की हमारी फ्लाइट है। कुछ एक घंटों के भीतर उस अंडरग्राउंड आतंकी बेस के एक अलग थलग हिस्से में निकाह की तैयारी शुरू हो गई। ये कोई जश्न नहीं था, बल्कि खामोश और डरावनी रस्म थी। उस लड़की को एक पुराने और काले रंग के बुर्के में लपेट दिया गया, जिसमें ये केवल लाल और सूजी हुई आंखें नजर आ रही थी। एक मौलवी को बुलाया गया। रियांश वो लड़की के सामने आमने सामने बैठे। बीच में एक पर्दा था। रियांश के लिए क्षण बड़ा अजीब और भावुक था। वो अपने देश में एक अजनबी लड़की से बिना उसकी रजामंदी के एक दुश्मन के तहखाने में शादी कर रहा था। लेकिन रियाज के दिल में उस लड़की के लिए जो सम्मान और अचानक उमड़ा प्यार था, वो बिल्कुल सच्चा था। वो खुद से वादा कर रहा था कि चाहे उसकी अपनी ही जान क्यों न चली जाए, वो इस लड़की पर एक भी आंच नहीं आने देगा। तभी काजी ने रियांश से पूछा। रियांश ने भारी आवाज में कहा, कबूल है। लेकिन इसके बाद काजी ने जब लड़की से पूछा तो वहां एक भारी सन्नाटा छा गया। वो लड़की बस सिसक रही थी। उसके मुंह में कोई आवाज नहीं थी। खालिद का एक आदमी उसे पीछे खड़ा था और उसने अपनी पिस्तौल की नली धीरे से उसकी पीठ पर सटा दी। लेकिन मौत और खौफ बेबसी के आगे उसने घुटने टेक दिए। उस मासूम लड़की के कांपते होठों से 3 बार ही लफ्ज निकला। उसने कांप कर कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और इसी साथ कागजों पर उन आतंकियों की नजर में वो हिंदुस्तानी लड़की उस खूंखार जुबैर की बेगम बन गई। निकाह खत्म होते ही खालिद ने रियांश को गले लगाया और बोला, मुबारक हो जुबैर भाई, अब जाइए और आराम कीजिए। कल सुबह हमें एक लंबा सफर तय करना है। आगे से रियांश ने सिर हिलाया। वो उस लड़की का हाथ पकड़ उसे कमरे की तरफ ले गया। उन्हें कमरे में पहुंचते ही रियांश ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। जैसे ही कुंडी लगने की आवाज आई, लड़की खौफ के मारे दीवार से सट गई। वो थर थर कांप रही थी। उसने अपने हाथ जोड़ दिए और रोकर कहा, मुझ पर रहम करो, प्लीज मेरे पास मत आना। मैंने तुम्हें अपना पति नहीं माना। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वहीं रियांश उसे ऐसे सहमा हुआ देखकर अंदर तक टूट गया। वो धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन उसके करीब नहीं गया। उसने कमरे में लगे हुए हिडन कैमरा माइक को जांच करने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हुआ कि कमरा सुरक्षित है, तो उसने अपने जेब से वो भारी और गंदी टोपी निकाली और मेज पर रख दी।
उसने अपनी आवाज को जुबैर की उस खुरदरी और डरावनी आवाज से बदलकर अपनी असली शांत और गहरी आवाज में लाया। उसने उस लड़की की तरफ देखकर बड़ी कोमलता से कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर लड़की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस आदमी की आवाज इतनी अचानक कैसे बदल गई? तभी रियांस ने अपने शर्ट के कॉलर के पास हाथ रखा, जहां उसका माइक्रो ट्रांसमीटर छुपा था। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मेरा नाम जुबैर नहीं है और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। उसकी यह बात सुनकर लड़की की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई नई चाल है या सच, इसलिए उसने हकला कर पूछा, तो तुम कौन हो? तभी रियांस ने उसकी आंखों में सीधा देखा और फक्र से कहा, मैं इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स का मेजर रियांस अग्रवाल हूँ। मैं यहाँ एक अंडरकवर मिशन पर हूँ और मैंने तुम्हें से निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि जाए तुम्हारी जान बच जाए, तुम्हें वापस अपने इंडिया में लेकर जाने के लिए। उसके बाद सुनकर लड़की की आंखें फट गई। उसका दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस करने में समय ले रहा था। क्या ये सच हो सकता है? क्या भगवान ने सच में उसकी पुकार सुन ली? वहीं रियांस ने अपनी बात जारी रखकर आगे कहा, अगर मैं तुम्हें उस वक्त खालिद के लोगों से नहीं मांगता तो तुम सोच भी नहीं सकती कि अगर वो तुम्हारे साथ क्या क्या करते। तुम्हें अपने साथ इस्तांबुल लेकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ से सीधा इंडिया जाने का कोई रास्ता नहीं। इस्तांबुल में मेरी टीम मौजूद होगी। मैं वादा करता हूँ, एक फौजी का वादा है कि तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से लड़की की आंखों में जो आंसू अब गिरे, वो खौफ के नहीं बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। वो उसकी जगह पर फर्श पर बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। इस बार वो सुकून से रो रही थी। तभी रियांस आगे बढ़ा और उसने बड़े ही सम्मान से लड़की के सिर पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने सुबक कर कहा, निशा। आगे से रियांस ने उस नाम को अपने होठों पर महसूस करके दोहरा कर कहा, निशा। तुम्हें कल से मेरी बीवी का नाटक करना होगा। निशा, मेरे साथ रहना। मैं जो कहूं वैसा करना और किसी भी हालत में खालिद या उसके आदमियों को शक नहीं होना चाहिए। क्या तुम इतना कर सकती हो? उसे उसका नाम दुनिया में सबसे खूबसूरत नाम लगा। उसकी ये बात सुनकर निशा ने अपने आंसू पोंछे और रियांस की आंखों में देखा। उन आंखों में अब उसे एक दरिंदा नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक रक्षक, एक सच्चा फौजी नजर आया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं करूंगी, मुझे आप पर भरोसा है। और रात धीरे धीरे गुजर रही थी। रियांस ने निशा को बिस्तर पर सोने के लिए और खुद दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठकर पहरा देने लगा। उसकी आंखें निशा के मासूम चेहरे से टिकी थी, जो अब थोड़ी शांति से सो रही थी। रियांश को पता था उसका मिशन अब दोगुना खतरनाक हो गया। उसे सिर्फ खालिद बलिद को पकड़ना ही नहीं, बल्कि अपनी इस नई और अनचाही जिम्मेदारी, अपने इस प्यार को भी बचाना था। इसके अगली सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी बाहर से एक आतंकी की आवाज आई। उसने आतंकी ने चिल्लाकर कहा, जुबैर भाई चलिए, गाड़ियां तैयार है। यह आवाज सुनते ही रियांस जुबैर वाली पहचान में वापस आ गया। उसने निशा को उठाया और काला बुर्का पहना लिया। जब वो दोनों बाहर आए तो खालिद का एक आदमी उनके पास आया और उसने रियांस के हाथ में एक लिफाफा थमा कर कहा, जुबैर भाई, ये बेगम का पासपोर्ट है। इसका नाम जारा रखा गया है। रियांस ने वो पासपोर्ट लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने खालिद की तरफ देखा, जो अपनी गाड़ी के पास सिगार पी रहा था। तभी खालिद ने शैतानी मुस्कान के साथ पूछा, तैयार हो जुबैर? दुबई के तुम्हारे उस इन्वेस्टर वसीम से मिलने के लिए, हिंदुस्तान की तबाही की नई इबारत लिखने के लिए। आगे से रियांस ने निशा का हाथ कसकर पकड़ा, एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल तैयार हूं खालिद भाई। इस्तांबुल का यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा। रियांस जानता था इस्तांबुल में जो होने वाला था खालिद बलद की जिंदगी का आखिरी सफर होगा। और वसीम, जो दरअसल कैप्टन वसीम रिजवी था, वो वहां अपना जाल बिछाए इस खूंखार भेड़िए का इंतजार कर रहा था। इसके बाद गाड़ियां धूल उड़ाती हुई उस खुफिया बेस से निकली और एक सीक्रेट एयर स्ट्रिप की तरफ बढ़ गई, जहां से उन्हें तुर्की के लिए उड़ान भरनी थी। ये एक नई जंग एक नए शहर में शुरू होने वाली थी। और इस बार रियांस के दिल में सिर्फ देश के लिए फर्ज नहीं, बल्कि निशा के लिए प्यार भी धड़क रहा था। खबर पख्तनवा के उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में बनी वो सीक्रेट एयर स्ट्रिप सुबह के धुंधले में किसी भूतिया जगह की जैसी लग रही थी। चारों तरफ ऊंचे और वीरान पहाड़ थे और उनके बीच एक पुरानी खस्ता हाल कंक्रीट की पट्टी बिछी थी। वो पुराना
रशियन एंटोनोव कार्गो विमान खड़ा था, जिसके इंजन की भारी गड़गड़ाहट से पूरी घाटी गूंज गई। यह कोई कमर्शियल उड़ान नहीं थी। यह हथियारों, ड्रग्स और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों की तस्करी करने वाला एक घोस्ट प्लेन था, जो किसी भी रडार पर दर्ज नहीं होता था। तभी खालिद बलिद अपनी काली एसयू से उतरा। उसके साथ उसके 4 सबसे खूंखार, हथियारों से लैस बॉडीगार्ड थे। दूसरी गाड़ी से रियांस उतरा, जिसने अभी भी जुबैर खान का वो खुरदरा जाहिल रूप ओढ़ा था। रियांस के साथ निशा भी थी, जो सिर से लेकर पैर तक के काले बुर्के में ढकी थी। वो खौफ के मारे इतने सिकुड़ गई थी कि उसके कदम ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी रियांस ने बहुत ही सधे तरीके से एक कठोर और पॉजिटिव शोहर का नाटक करके निशा को बाहों में अपने मजबूत हाथों से जकड़ लिया। बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि जुबैर अपनी नई नवेली बेगम को अपनी मुट्ठी में दबा कर रख रहा है, लेकिन बुरके के अंदर निशा महसूस कर रही थी कि रियांस की पकड़ में कोई क्रूरता नहीं थी। उसकी उंगलियां बड़ी नरम से निशा की बाह को सहारा दे रही थी, जैसे वो उसे बिना कुछ कहे तसल्ली दे रहा हो कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तभी खालिद ने विमान की तरफ मुड़कर ध्यान से कहा, जुबैर, अपनी बेगम को लेकर अंदर आओ। ये उड़ान कोई लग्जरी सफर नहीं। झटके लगेंगे तो इसे कहना कि अपना मुंह बंद रखे। मुझे सफर में औरतों का रोना धोना पसंद नहीं। रियाज ने सिर झुकाकर कहा, जी खालिद भाई। विमान के अंदर का नजारा किसी गोदाम के जैसा था। कोई खिड़की नहीं, केवल लोहे की चेन और कार्गो के बांधने वाली जंजीर। हवा में मशीन के तेल और किसी पुराने सड़े हुए मांस की अजीब बदबू थी। खालिद और उसके आदमी आगे की तरफ बैठ गए, अपने हथियार साफ करने लगे। रियाज जानबूझकर निशा को सबसे पीछे वाले अंधेरे कोने में लेकर बैठ गया, ताकि उन पर कोई ज्यादा नजर न रख सके। जैसे विमान ने उड़ान भरी, एक भयानक झटका लगा। निशा अपनी जिंदगी में कभी हवाई सफर नहीं कर पाई थी। डर के मारे चीखने ही वाली थी। रियांश ने तुरंत अपना एक बड़ा और खुरदरा हाथ उसके बुरके के ऊपर पर मुंह पर रख दिया। रियांश ने अपनी आवाज में इंजन में शोर में दबाकर उसके कान के बिल्कुल करीब जाकर फुसफुसा कर कहा, "श्श, आवाज नहीं निशा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी आंखें बंद कर लो और गहरी सांस लो। यह बस कुछ घंटों की बात है।" रियांश ने उस शांत और फौलादी आवाज ने निशा के किसी जादू पर असर किया। उसकी चीख उसके गले में घुट गई। उसने रियांश की जैकेट को अपने कांपते हाथों से कसकर पकड़ लिया। रियांश ने भी कोई परवाह न करके अपना एक हाथ निशा के कंधों के इर्द गिर्द लपेट लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उस मासूम लड़की को एक अभेद्य सिक्योरिटी का एहसास देना चाहता था। हजारों फीट की ऊंचाई पर, जहां बाहर का तापमान माइनस में था और अंदर एक खौफनाक आतंकी अपने खूनी मंसूबे बुन रहा था, वहां उस अंधेरे कार्गो प्लेन के कोने में एक बड़ा अजीब और पवित्र रिश्ता जन्म ले रहा था। निशा का सिर रियांस के सीने पर टिका था और रियांस के दिल की धड़कनें सुन सकती थी। वे धड़कनें एकदम शांत और लयबद्ध थी। एक इंसान जो मौत के मुंह में बैठा हो, उसकी धड़कनें इतनी शांत कैसे हो सकती थी? निशा को एहसास हुआ कि जिस आदमी को वो कल तक एक राक्षस समझ रही थी, वो असल में फौलाद और आग से बना एक ऐसा राक्षस था, जिसकी छांव में दुनिया का कोई खौफ उसे नहीं छू सकता। लगभग 8 घंटे के लंबी और थका देने वाली उड़ान के बाद विमान ने एक झटके के साथ लैंड किया। यह इस्तांबुल पर कोई मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि इस शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी वीरान हवाई पट्टी थी, जिसका इस्तेमाल स्मगलर्स करते थे। तुर्की के ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया। खालिद ने तुर्की में मौजूद स्लीपर सेल लोग पहले ही वहां 3 काले मर्सिडीज गाड़ियों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने खालिद को अदब से सलाम किया। तब एक तुर्की एजेंट ने कहा, हमारे मेहमानवाज मुल्क में आपका इस्तकबाल है खालिद भाई। हमने इस शहर के सबसे सुरक्षित इलाके फातही में आपके लिए एक महफूज हवेली का इंतजाम किया है। आगे से खालिद ने अपना सिगार जलाकर एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे हवेली नहीं चाहिए। मुझे बस वो पैसा चाहिए जो हिंदुस्तान की जड़ों को खोखला कर दे। जुबैर, उसे अपने वसीम से कहो कि इस्तांबुल पहुंच गए हैं। कल रात की मीटिंग फिक्स करो। तभी आगे से रियाज ने अपने जेब से पुराना सैटेलाइट फोन निकाल कर कहा, मैंने फ्लाइट से पहले ही उसे मैसेज भिजवा दिया था खालिद भाई। वो कल हमसे बोस्पोरस नदी के किनारे एक प्राइवेट याट पर मिलेगा। उसका कहना है कि करोड़ों का लेन देन बंद कमरों में नहीं, बल्कि खुले पानी के बीच होता है, जहां कोई दीवारें हमारी बात न सुन सके।
आगे से खालिद इस बात को और भी ज्यादा प्रभावित होकर बोला, प्राइवेट याट? वाकई तुम्हारा ये वसीम कोई आम आदमी नहीं है। मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है जो अपनी हैसियत का मुजाहिरा करना जानते हो। चलो। गाड़ियों का काफिला इस्तांबुल की ऐतिहासिक और संकरी गलियों को चीर कर फतेही इलाके की एक पुरानी लेकिन आलीशान हवेली के सामने रुका। यह जगह बाहर से एक खंडर जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर से यह एक अभेद्य किले और 5 स्टार होटल का मिश्रण थी। रियांश और निशा को पहली मंजिल पर एक कमरा दिया गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही रियांश ने सबसे पहले पूरे कमरे की बारीकी तलाशी ली। उसने तस्वीर के फ्रेम, लैंप शेड और एसी के वेंट्स को चेक किया। जब उसे यकीन हुआ कि बग या कैमरा नहीं, तो उसने निशा की तरफ देखा जो अभी भी बुर्के पहने दरवाजे के पास बुत बनकर खड़ी थी। तभी रियांश ने अपनी आवाज में नरमी लाकर कहा, तुम अभी ये उतार सकती हो। आगे से निशा ने कांपते हाथों से नकाब हटाया, भारी बुर्का उतार कर एक तरफ रख दिया और उसका चेहरा थकान, भूख और लगातार रहने वाले डर से पीला पड़ गया था। रियांश को उसे इस हालात में देखकर बड़ी तकलीफ हुई। उसने अपने टैक्टिकल वेस्ट उतार कर कहा, मुझे माफ करना निशा, तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, लेकिन बस 24 घंटे और। कल रात का मिशन खत्म होते ही तुम आजाद हो जाओगी। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से हिंदुस्तान की मिट्टी पर उतारूंगा। उसकी ये बात सुनकर निशा ने पलकें झपकाई और रियांश की आंखों में देखकर कहा, आप आपको आपकी जान का डर नहीं लगता? आप अकेले इन इतने सारे खूंखार लोगों के बीच, अगर इन्हें आपका सच पता चल गया तो आपको आपको मार डालेंगे। उसकी ये बात सुनकर रियांश हल्का सा मुस्कुराया। ये एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल एक असली कमांडो के चेहरे पर आती थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, एक फौजी जिस दिन वर्दी पहनता है वो मौत से अपना खौफ उसी दिन खत्म कर देता है। निशा, मैं अपनी जान बचाने नहीं, मैं यहाँ अपने देश के हजारों बेगुनाहों को जन बचाने आया हूँ, और तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर निशा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने जिंदगी में कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो दूसरों के लिए अपनी जान की इतनी कम परवाह करता हो। तब रियांश ने आगे कहा, तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी निशा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुकिए। उसकी इस हरकत से रियांश चौंक गया। उसने पलटकर निशा को देखा। निशा की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि एक अगाध सम्मान और कुछ और भी था, शायद एक ऐसा जुड़ाव जो मौत के साय में पनपता है। तभी निशा ने धीरे से कहा, आप भी मेरे साथ खाइए, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है। उसकी यह बात सुनकर रियांश ने उसकी आंखों में देखा और फिर अपने खुरदरे हाथ से, जिसे वो अब तक हथियार चलाने के लिए इस्तेमाल करता था, बहुत ही प्यार से निशा के सिर को सहला कर कहा, ठीक है बेगम साहिबा, जैसा आप कहें। ये कहते हुए उसने एक हल्की सी आंख मारी, जिससे निशा के पीले पड़े चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। यह उस खौफनाक सफर में उनके बीच सुकून का पहला पल था। वहीं उधर बोस्पोरस नदी के किनारे एक शानदार शीशे से बनी गगनचुंबी बिल्डिंग के पेंट हाउस में कैप्टन वसीम रिजवी खड़ा था। वसीम ने अपने पुराने मिलिट्री कटिंग वाली हेयर स्टाइल को जेल लगाकर पीछे की तरफ सेट किया। उसकी दाढ़ी ट्रिम की हुई थी। उसने एक महंगे जॉर्जियो अरमानी की कस्टम मेड ब्लैक अरमानी सूट पहना। उसकी कलाई पर करोड़ों की कीमत वाली रोलेक्स डेटोना चमक रही थी, और वो कैप्टन वसीम नहीं, दुबई का एक ऐसा अरबपति फाइनेंसर लग रहा था जिसके पास दौलत और गुरूर की कोई कमी नहीं। कमरे में वसीम के साथ 4 लोग और थे, वो जो सूट बूट में थे, लेकिन उनके कोट के नीचे छिपे ग्लोक पिस्तौल और कानों में लगे ईयरपीस बता रहे थे वो कोई आम बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस के एलीट अंडरकवर एजेंट थे, जिन्हें रातों रात इस्तांबुल में तैनात किया गया। तभी वसीम के सामने रखी स्क्रीन पर कर्नल सूर्य प्रताप का चेहरा उभरा। कर्नल साहब अभी भी बीकानेर के उसी अंडरग्राउंड बंकर में थे। उनकी आंखों में पिछले 48 घंटों की थकान के बावजूद एक तीखी चमक थी। कर्नल ने कड़क आवाज में वसीम से पूछा, वसीम, सिचुएशन रिपोर्ट। वसीम ने अपने सूट के बटन बंद करके कहा, बैट इज सेट सर। खालिद बलिद और रियांश इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। मैंने रियांश के दिए गए कोड के जरिए मीटिंग का समय और जगह तय कर ली। कल रात ठीक 11 बजे बोस्पोरस नदी के बीचों बीच मेरी प्राइवेट याट अल्काट्रोज पर यह मीटिंग होगी। उसकी यह बात सुनकर आगे से कर्नल ने गहरी सांस लेकर कहा, सुनो वसीम, ये कोई आम ऑपरेशन नहीं। तुम दुनिया के सबसे शातिर आतंकी के सामने बैठने जा रहे हो। खालिद बलिद इंसानों को सूंघकर सच बता सकता है। तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज
अपनी आवाज और अपने एटीट्यूड में इतना घमंड और इतनी कट्टरता लानी होगी कि उसे लगा कि वो किसी बड़े शैतान से बात कर रहा हो। उसे तुम पर हावी नहीं होने देना। वसीम ने कुटिल और शाही मुस्कान के साथ कहा। फिक्र मत कीजिए सर, कल वो वसीम रिजवी से नहीं बल्कि दौलत के उस नशे से मिलेगा जिसके लिए वो मरा जा रहा है। मैंने योट को अंदर से पूरी तरह टैप करवा दिया है। वहां हर जगह छुपे हुए कैमरे माइक्रोफोन्स हैं। जैसे वो फंडिंग के लिए हामी भरेगा और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मुझे देगा, हम उसका पूरा नेटवर्क हैक कर लेंगे। उसकी यह बात सुनकर कर्नल ने चेतावनी देकर कहा, लेकिन याद रहे वसीम, रियांस के साथ एक हिंदुस्तानी नागरिक भी है, वो लड़की निशा। रियांस ने उसे अपनी पत्नी के रूप में वहां रखा है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगर ऑपरेशन बिगड़ा तो सबसे पहला टारगेट वो लड़की होगी। खालिद को अगर रियांस की असलियत का पता चला तो सबसे पहले उस लड़की को मारेगा। एक्सट्रैक्शन प्लान में निशा की सिक्योरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तब वसीम ने दृढ़ता से कहा, अंडरस्टूड सर। हमारे स्नाइपर असॉल्ट टीम यार्ड के आसपास अदृश्य रूप में तैनात रहेंगे। जैसे मुझे रियांस की तरफ से सिग्नल मिलेगा हम स्ट्राइक करेंगे। इसकी बाद अगली रात 10:30 बजे इस्तांबुल शहर की रंग बिरंगी रोशनियां बोस्पोरस नदी के काले पानी पर तैर रही थी। नदी के बीचों बीच एक 3 मंजिला बड़ा आलीशान और विशाल यार्ड खड़ा था। इसी यार्ड पर चारों ओर काले सूट पहने गार्ड्स, जो दरअसल रो के एजेंट थे, असॉल्ट राइफल्स के साथ गश्त कर रहे थे। तभी किनारे से स्पीड बोट तेजी से यार्ड की तरफ आई। स्पीड बोट में खालिद, बलिद, रियांस, बुरके में ढके निशा और खालिद के 6 सबसे खतरनाक हथियारबंद आदमी मौजूद थे। खालिद ने काले रंग का लंबा कोट पहना था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और लालच का मिश्रण था। वहीं रियांस का दिमागी कंप्यूटर काम कर रहा था। उसकी आंखें हर गार्ड की पोजीशन, यार्ड के एग्जिट पॉइंट्स और पानी की लहरों की गति को नाप रही थी। उसने निशा का हाथ बड़े जोर से पकड़ा हुआ था और निशा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था कि जैसे वो फट जाएगा। रियांस ने उसके हाथ को 2 बार हल्के से दबाया। यह उनका अपना एक सीक्रेट कोड था जिसका मतलब था, सब ठीक है, मेरे पीछे रहना। तब स्पीड बोट यार्ड से टकराई और लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। यार्ड के मेन डेक पर वसीम रिजवी बड़े शानदार लेदर सोफे पर पैरों पर पैर रखकर बैठा था। उसके हाथ में क्रिस्टल के ग्लास के स्कोच थी और दूसरे हाथ में महंगा क्यूबन सिगार। खालिद बलिद जैसे अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। वसीम के गार्ड ने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी। खालिद के आदमियों ने अपने तुरंत AK-47 का सेफ्टी कैच हटा दिया। माहौल में एक सेकंड के अंदर मौत का तनाव छा गया। तब वसीम ने अपनी जगह पर हिले बिना एक बड़ी ठंडी घमंडी आवाज में ऑर्डर देकर कहा, बंदूक नीचे करो। मुझे मेरे घर में हथियारों का भौंकना पसंद नहीं, खासकर उन लोगों से जो मेरे सामने भिखारी बनकर आए हों। लेकिन ये ऑर्डर गार्ड्स के लिए नहीं बल्कि खालिद के आदमियों के लिए था। वहीं उसकी यह बात सुनकर खालिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने उसे इस लहजे में बात नहीं की थी। तभी उसके एक आदमी ने वसीम पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन खालिद ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। खालिद जानता था कि इस आदमी के पास वो दौलत है जो उसके मरे हुए एम्पायर को फिर से जिंदा कर सकती है। तभी खालिद ने अपने आदमियों को बंदूक नीचे करने का इशारा किया। बनावटी मुस्कान के साथ वसीम के सामने वाले सोफे पर बैठकर कहा, भिखारी नहीं वसीम साहब, हम तो खुदा के सिपाही हैं जो एक मकसद के लिए निकले हैं, और मुझे बताया गया है कि आप उस मकसद में अपना खजाना खोलना चाहते हैं। उसके बाद सुनकर आगे से वसीम ने सिगार का धुआं खालिद के चेहरे की तरफ छोड़कर कहा, मैंने अपना खजाना खोलने का ठेका नहीं लिया खालिद, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं जज्बातों पर नहीं नतीजों पर पैसा लगाता हूं। तुम्हारे जुबैर ने मुझे बताया था कि तुम हिंदुस्तान को राख में मिला सकते हो, लेकिन जो आदमी अपने ही कैंप और अपने RDX को नहीं बचा सका, उस पर मैं करोड़ों डॉलर कैसे दांव पर लगा दूं। वसीम का यह सीधा वार खालिद के गुरूर पर हथौड़े की तरह लगा। खालिद ने रियांस की तरफ गुस्से से देखा। तभी रियांस तुरंत आगे आकर बीच बचाव करके पश्तो लहजे में बोला, वसीम भाई, जो हुआ एक हादसा था, लेकिन खालिद भाई की पहुंच और उनके स्लीपर सेल पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हमें बस लॉजिस्टिक और नए केमिकल वेपन खरीदने के लिए एडवांस फंडिंग चाहिए। मैं खुद उस ऑपरेशन को लीड करूंगा। तभी वसीम ने रियांस की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे पहचानता ही ना हो। यह उसकी एक्टिंग का चरम था। उसने रियांस को घूर कर कहा, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन है जुबैर,
इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये कहते हुए वसीम ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो आदमी ने तुरंत एक हाई टेक फिंगरप्रिंट लॉक वाला ब्रीफकेस मेज पर रखा। वसीम ने अपना अंगूठा लगाया और ब्रीफकेस खुल गया। अंदर करोड़ों डॉलर के डायमंड्स और कुछ स्विस बैंक के बेरर बॉन्ड्स रखे हुए थे। उनकी चमक देखकर खालिद की आंखें फट गई। उसका लालच उसके शक पर हावी हो गया। तब वसीम ने उससे कहा, यह पहली किस्त है खालिद, 5 करोड़ डॉलर। लेकिन यह ऐसे ही नहीं मिलेगी। मेरा पैसा एक सिस्टम से चलता है। मुझे तुम्हारे उस सीक्रेट बैंक अकाउंट का ग्लोबल एक्सेस कोड चाहिए जिसमें तुम ये फंडिंग ट्रांसफर करना चाहते हो। मुझे जानना है कि मेरा पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तुम इस डिजिटल टैबलेट पर अपना थंब इम्प्रेशन दोगे तो तुम्हारे स्विस अकाउंट से लिंक होगा। जैसे तुम वेरीफाई करोगे, ये सारा पैसा डिजिटली तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये डायमंड्स तुम्हारे। ये कहते वसीम ने एक स्लिक डिजिटल टैबलेट खालिद के सामने रखा। यह वही जाल था जो बीकानेर में बैठे इंटेलिजेंस हैकर ने बिछाया था। जैसे ही खालिद अपना अंगूठा उस टैबलेट पर लगाता, रो के हैकर्स उसके अंगूठे के निशान और बायोमेट्रिक डाटा को कैप्चर कर लेता और उसकी सभी आतंकी अकाउंट्स को फ्रीज कर देते। साथ ही यह सबूत पूरी दुनिया के सामने आ जाता कि खालिद वलीद चिंता है। तभी खालिद ने लालच भरी नजरों से उन डायमंड्स को देखा। उसने अपना हाथ उस टैबलेट की तरफ बढ़ाया। रियांस की सांसें एक पल के लिए रुक गई। बस कुछ सेकंड और मिशन पूरा हो जाएगा। वहीं निशा भी रियांस के पीछे खड़ी देख रही थी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। दूसरी तरफ खालिद का अंगूठा स्क्रीन के बिल्कुल करीब पहुंचा। लेकिन तभी खालिद वलीद का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड, जो एक खूंखार अफगानी आतंकी था, वो अचानक आगे बढ़ा। उसकी नजरें पिछले कुछ मिनटों में वसीम के गार्ड के चेहरे पर टिकी थी। उस अफगानी ने अचानक चिल्लाकर अपने AK-47 का बैरल सीधे वसीम के सिर की तरफ तान कर कहा, रुकिए खालिद भाई। उसके इतना कहते ही कमरे में अचानक मौत का सन्नाटा छा गया। खालिद ने अपना हाथ रख लिया और गुस्से में बॉडीगार्ड को देखकर कहा, ये क्या बदतमीजी है। वहीं उस अफगानी की आंखें खौफ और गुस्से से फैल गई। उसने वसीम के पीछे खड़े रो के एजेंट की तरफ इशारा करके कहा, ये कोई इन्वेस्टर नहीं हुजूर। मैंने इस आदमी को देखा है 2 साल पहले काबुल में, जब हमारी एक सेफ हाउस पर हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी ने रेड की थी, तो यही आदमी उस टीम का हिस्सा था। ये एक हिंदुस्तानी जासूस है। ये सब एक जाल है। यह सुनते ही खालिद वलीद का दिमाग सुन्न हो गया। उसने झटके से वसीम की तरफ देखा। वसीम के चेहरे का रंग एक सेकंड के लिए बदला, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में फौजी वाली दरिंदगी वापस आ गई। तभी खालिद वलीद पागलों की तरह चीख कर बोला, मारो इन सबको। लेकिन इससे पहले कि खालिद के आदमी ट्रिगर दबा पाते, मेजर यांस अग्रवाल, जो अब तक शांत जुबैर बना था, वो एक भूखे चीते की तरह हरकत में आ गया। रियांश ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर निशा को अपनी तरफ खींचा और सोफे के पीछे जमीन पर धकेल कर, ताकि गोलियों के बौछारों से बच सके, कहा, निशा डाउन। उसी सेकंड रियांश ने अपने पठानी सूट के अंदर से छिपी हुई 9mm बेरेटा पिस्तौल निकाली। उसने पलक झपकते ही खालिद के उस अफगानी बॉडीगार्ड के माथों के बीचों बीच स्टिक गोली मार दी। वह अफगानी बिना कोई आवाज की जमीन पर गिर पड़ा। यह सब इतनी तेजी से हुआ, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। तभी कैप्टन वसीम ने अपनी जैकेट के अंदर से अपनी ऑटोमेटिक सब मशीन गन निकालकर एजेंट्स को ऑर्डर देकर कहा, ओपन फायर। इसी के शांत बोस्पोरस नदी के बीचों बीच लग्जरी यार्ड पर भयानक गोलाबारी शुरू हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से यार्ड के कीमती शीशे चकनाचूर होने लगे। खालिद के आदमियों ने अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। रियांश निशा के ऊपर एक ढाल बनकर झुका था। गोलियां उसके सिर के बिल्कुल ऊपर से सनसनाती गुजर रही थी। तभी रियांश ने निशा की आंखों में देखकर ऑर्डर देकर कहा, यहीं रहना, हिलना मत। यह कहकर निशा के कानों के ऊपर हाथ रखकर वो बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन उसने रियांश की बात मानकर खुद को जमीन से चिपका लिया। रियांश ने अपनी जगह से उठा और उसने हवा में एक कलाबाजी मारकर 2 आतंकियों पर गोली बरसा दी। दोनों आतंकी सीने में गोलियां खाकर पानी में गिर गए। इधर वसीम ने अपनी सोफे से किक मारकर पलट दिया और उसे एक कवर की तरह इस्तेमाल करके खालिद के बाकी आदमियों को उलझा दिया। वसीम के 2 एजेंट्स इस क्रॉस फायर में घायल होकर गिर पड़े। खालिद वलीद को अब समझ आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जुबैर कोई कश्मीरी मुजाहिद नहीं, बल्कि एक हिंदुस्तानी कमांडो था। खालिद की आंखों में खून उतर आया। उसे पैसों से ज्यादा अब रियांस की जान चाहिए थी।
इसलिए खालिद ने अपनी भारी मशीन गन उठाई और सीधा रियांस की तरफ अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, जिसकी वजह से रियांस के एक खंभे को पीछे उसे छिपना पड़ा। गोलियां खंभे को चीरती हुई लकड़ी के टुकड़े उड़ा रही थी। तभी खालिद ने चिल्लाकर कहा, जुबैर, तूने मेरे साथ गद्दारी की। मैं तुझे और तेरी इस काफिर बीवी को इसी पानी में दफन करूंगा। खालिद पागलों की तरह चीख रहा था। खालिद ने चालाकी से रियांस को अपनी गोलियों में उलझाए रखा और उसने दो बचे हुए आतंकियों को उस सोफे की तरफ इशारा किया जहां निशा छुपी थी। उसने ऑर्डर देकर कहा, उस लड़के को उठाओ, इसकी जो कमजोरी है। उसकी बात सुनते ही दोनों आतंकी निशा की तरफ बढ़ने लगे। वहीं रियांस की नजर जैसे उन पर पड़ी, उसके अंदर का दानव जाग गया। वो जानता था कि अगर उन दरिंदों ने निशा को छू भी लिया तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तभी रियांस ने अपनी पिस्तौल की मैगजीन चेक की। उसमें सिर्फ 3 गोलियां थी। उसने एक गहरी सांस ली। वो खंबे के पीछे से निकला और गोलियों की परवाह किए बिना सीधा उन दो आतंकियों की तरफ दौड़ पड़ा। एक आतंकी ने अपनी राइफल रियांस की तरफ तानी, लेकिन रियांस ने हवा में उछलकर जोरदार फ्लाइंग किक मारकर उस आतंकी के जबड़े पर मारा। आतंकी गर्दन एक भयानक कड़क आवाज के साथ टूट गई। दूसरे आतंकी ने रियांस पर गोली चला दी। गोली रियांस के उसी बाएं कंधे को चीरती हुई निकल गई जो कुछ दिन पहले डिसलोकेट हुआ था। रियांस के मुंह से दर्द की एक खौफनाक चीख निकली, लेकिन उसके कदम वहीं रुके। दर्द ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। उसने अपनी पिस्तौल उस दूसरे आतंकी के सीने पर सटाई और 2 गोलियां उतार दी। उसके बाद रियांस खून से लथपथ होकर वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे ऐसा गिरता देखकर निशा ने चिल्लाकर कहा, रियांस। निशा सोफे के पीछे से निकलकर चीख कर रियांस की तरफ दौड़ी। उसने रियांस के कंधे से बहता हुआ खून देखकर अपने हाथों से दबाने की कोशिश करके कहा, प्लीज प्लीज आंखें खुली रखिए। तभी पीछे से एक भारी जूतों की आहट सुनाई दी। रियांस और निशा ने पलट कर देखा। खालिद वलीद उनके ठीक सामने खड़ा था। उसकी मशीन गन सीधा निशे की सिर की तरफ तनी थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तभी खालिद ने ट्रिगर पर अपनी उंगली कसकर कहा, तेरी कहानी खत्म कमांडो। पहले लड़की मरेगी और फिर तू तड़प तड़प कर मरेगा। तो वहीं रियांस की बंदूक उससे दूर गिर चुकी थी। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरे और निशा को अपने पीछे धकेल कर खुद खालिद की बंदूक के सामने आकर बोला, इस मिशन में तेरी मौत लिखी है खालिद, मेरी नहीं। तभी खालिद ने चिल्लाकर ट्रिगर दबाने की कोशिश करके कहा, खुदा हाफिज। लेकिन इससे पहले कि गोली चलती, एक सिंगल अचूक साइलेंसर लगी स्नाइपर गोली कहीं दूर अंधेरे से आई और सीधा खालिद बलीद के दाहिने हाथ की कलाई को चीर कर निकल गई। गोली लगते ही खालिद के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और मशीन गन उसके हाथ से छूटकर डेक पर गिर गई। उसका पूरा हाथ कलाई से लटक गया। ये गोली वसीम की बैकअप टीम ने चलाई थी, जो योर्ड से कुछ दूरी पर एक छोटी नाव में छिपे थे। वहीं खालिद दर्द से तड़प कर घुटनों के बल गिर गया। वसीम अपने बंदूक तान कर खालिद के पास पहुंचा, एक जोरदार लात उसके सीने पर मार दी। उसने खालिद पीठ के बल जमीन पर गिर गया। वसीम ने अपनी बूट खालिद की गर्दन पर रखी। वसीम ने कड़कड़ाती आवाज में कहा, हिंदुस्तान के साथ शतरंज खेलने का यही नतीजा होता है खालिद। वहीं रियांश ने गहरी सांस ली और निशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम सुरक्षित हैं निशा, मिशन पूरा हो गया। आगे से निशा ने एक रियांश को कसकर अपने गले लगा लिया और जोर जोर से रो रही थी। रियांश ने अपने अपने दर्द को भूलकर निशा को अपनी बाहों में भर लिया। इस खूनी और बारूद से भरी रात में उनका आलिंगन दुनिया का सबसे पवित्र और सुकून देने वाला एहसास था। तभी वसीम ने कर्नल सूर्य प्रताप को रेडियो के मैसेज देकर कहा, कर्नल सर, बाज को पिंजरे में डाल दिया गया, टारगेट सिक्योर, हम घर वापस आ रहे हैं। उनकी ये बात सुनते ही बीकानेर के उस कमांड सेंटर में जश्न का माहौल बन गया। कर्नल सूर्य प्रताप की आंखों में गर्व के आंसू छलक पड़े। इसके कुछ ही घंटों बाद एक स्पेशल मिलिट्री जेट इस्तांबुल के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस से उड़ा। इस जेट में खालिद बलिद भारी जंजीरों में बंधा हुआ था। वसीम और उसकी टीम की कड़ी निगरानी में उसे इंडिया लाया जा रहा था। उसी जेट के एक शांत कैबिन में रियांश लेटा हुआ था। आर्मी के डॉक्टरों ने उसके कंधे से गोली निकाल दी और उसे पट्टी बांध दी। वो अभी भी दर्द में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। ठीक उसके बगल में कुर्सी पर निशा बैठी थी। उसके हाथ वो डरावना बुर्का उसने उतार दिया और उसकी जगह उसे एक साफ और आरामदायक कपड़े ला दिए। वो लगातार रियांश का हाथ पकड़े हुए थी, जैसे अगर वो उसका हाथ छोड़ेगी तो यह सब एक सपना साबित होगा।
तभी रियांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और निशा की तरफ देखकर कहा, मैंने अपना वादा पूरा किया निशा, हम घर जा रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ही उसके चेहरे पर बड़ा प्यारी मुस्कान थी। उसने रियांश को अपने हाथों से गालों पर लगाकर कहा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी मेजर, लेकिन वो निगाह जो उन लोगों के सामने हुआ था, क्या वो। तभी निशा बोलते बोलते हिचका गई। उसके दिल में रियांश के लिए बड़ा मजबूत भावना घर कर चुकी थी। अब वो डर रही थी कि कहीं रियांश उसे सिर्फ अपना एक मिशन समझकर भूल न जाए। आगे से रियांश ने निशा के मन की उस बात को पढ़ लिया। उसने निशा की तरफ थोड़ा खिसक कर कहा, वो ने कहा, मेरी जिंदगी का कोई नाटक नहीं था निशा, वो मजबूरी थी, लेकिन उसमें जो मेरी नीयत थी वो बिल्कुल सच्ची थी। मैंने जब तुम्हें पहली बार उस तहखाने में देखा, तभी फैसला कर लिया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और अग्रवाल परिवार के लोग एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते। उसकी ये बात सुनकर निशा की आंखें खुशी से चमक गई। उसने अपना सिर रियांश के सीने पर रखा। तब रियांश ने आसमान की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जोधपुर में अभी भी हमारे भाई माहिर की शादी में सजावट नहीं उतरी होगी। मुझे लगता है कि घर वालों को एक और शादी की तैयारी करनी पड़ेगी, इस बार मेजर यांश अग्रवाल की, पूरे हिंदुस्तानी रीति रिवाजों के साथ। तभी फ्लाइट ने बादलों को चीर कर हिंदुस्तान की सरजमी की तरफ अपनी स्पीड बढ़ा दी। मेजर यांस का वो खौफनाक अंडरकॉर्ड मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाले एक फौजी और एक प्रेमी का दिल, एक नई कहानी अब बस शुरू हो गई थी। आसमान बिल्कुल साफ था। आगे एक नई और खूबसूरत सुबह उनका इंतजार कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फ्लाइट जैसे ही दिल्ली के पालम एयरबेस के रनवे पर उतरी, बाहर का नजारा तिरंगे की शान, सैन्य अनुशासन से भरा हुआ था। वो फ्लाइट के दरवाजे खुलते ही सबसे पहले ब्लैक कैट कमांडोज और रो के ऑफिसर्स की एक टुकड़ी अंदर आई और भारी जंजीरों में जकड़े खूंखार आतंकी बलिद को अपनी हिरासत में ले लिया। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी, जो कभी खुद को अजय समझता था, आज इंडियन आर्मी के सामने सिर झुकाए घुटनों के बल चल रहा था। खालिद के जाते ही मेजर यांश अग्रवाल फ्लाइट से उतरे। उनके बाएं कंधे पर मेडिकल स्लिंग्स बंधी थी, चेहरे पर कई चोटों के निशान, लेकिन उनकी चाल में वही पुराना गुरूर और फौजी वाला रुतबा था। जुबैर खान का वो खुरदरा और मैला आवरण अब पूरी तरह से उतर चुका था। रनवे पर कर्नल सूर्य प्रताप सिंह खुद उनका इंतजार कर रहे थे। यांश ने कर्नल के पास पहुंचकर अपने दाहिने हाथ से कड़क और शानदार सैल्यूट करके कहा, मेजर यांश अग्रवाल रिपोर्टिंग सर। ऑपरेशन ब्लैक सैंड सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। मेन टारगेट नष्ट कर दिया गया, दुश्मन हमारे कब्जे में है। ये कहते हुए रियांश का भारी और दृढ़ आवाज पूरे एयरबेस में गूंज गई। आगे से कर्नल सूर्य प्रताप की आंखें गर्व और भावनाओं से छलक पड़ी। उन्होंने सैल्यूट का जवाब दिया और फिर प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना रियांश को गले लगा लिया और बोले, मुझे तुम पर फक्र है मेरे शेर। तुमने सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया, बल्कि तुमने इस देश के लाखों निर्दोष की जान बचाई। आज पूरा देश तुम्हारा कर्जदार है। इसके बाद रियांश ने कर्नल को निशा से मिलवाया और पूरी कहानी बताई कि कैसे मासूम लड़की गलती से बॉर्डर पार कर गई थी। अगले दिन दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में एक सुरक्षित वीआईपी स्वीट में एक बड़ा भावुक दृश्य था। निशा के बूढ़े माता पिता, जो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो चुका मानकर आंसू बहा रहे थे, जब उन्होंने निशा को सही सलामत देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रियांश के हाथ पकड़ लिए। रियांश ने नम आंखों से कहा, यह आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? एक फौजी का सबसे पहला धर्म अपने देश की बेटियों की रक्षा करना है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। उसी शाम रियांश और निशा को लेकर एक स्पेशल चॉपर जोधपुर पहुंचा। अग्रवाल परिवार के ऐतिहासिक महल में अभी भी शादी की रौनकें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जब वहां रियांश के घायल होने की खबर पहुंची, तो एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। जैसे रियांश ने महल के प्रांगण में कदम रखा, उसकी माँ अलीशा दौड़ कर आई और अपने बेटे को गले लगा लिया। अलीशा ने रोकर अपने माथे को चूम कर कहा, तूने तो कहा था कि जल्दी लौट आएगा, और ये क्या हालत बना ली अपनी। वंश के पिता जयंत अग्रवाल और दादाजी देवराज अग्रवाल की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। उन्होंने रियांश की पीठ थपथपाई। तभी उसकी नजर रियांश के पीछे खड़ी निशा और उसके माता पिता पर पड़ी। उसी समय रियांश ने मुस्कुराकर निशा का हाथ पकड़ा और अपने परिवार के सामने ले गया। रियांश ने घुटनों के बल बैठकर पूरे परिवार और निशा के माता पिता के सामने निशा का हाथ मांगकर कहा, मैंने मौत के साय में इसके साथ निकाह पड़ा था, लेकिन अब मैं पूरी जिंदगी हर रंग में अग्नि को साक्षी मानकर इसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या आप लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे?
आगे से निशा के माता पिता ने तुरंत हामी भर दी। उसके बाद जोधपुर का वो भव्य महल एक बार फिर सुनहरी रोशनियों और गेंदे के गुलाबों से सज धज गया था। शहनाई की मधुर धुन हवाओं में गूंज रही थी। निशा ने एक बड़ा खूबसूरत लाल रंग का राजपूती लहंगा पहना था। दूसरी तरफ मेजर यांस अग्रवाल अपनी सेरेमोनियल आर्मी यूनिफॉर्म में मंडप में खड़े थे। उनके सीने पर चमकते मेडल्स उनके अदम्य साहस की गवाही दे रहे थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यहाँ कोई बंदूकों का खौफ नहीं, बल्कि अपनों का आशीर्वाद और प्यार था। रियाज ने जब निशा की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया तो निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। तब रियाज ने धीरे से उसके कान में फुसफुसा कर कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खरोंच तक नहीं आने दूंगा। अब यह वादा 7 जन्मों का है मिसेज अग्रवाल। उसकी यह बात सुनकर आगे से निशा ने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली और रियांश का हाथ कसकर पकड़ लिया। शादी के बाद रियांश को उसकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। खालिद बलिद को उसके गुनाहों के लिए फांसी की सजा सुनाई और उसका पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया गया। इसके कुछ महीनों की मेडिकल लीव और अपने परिवार व निशा के साथ खूबसूरत पल बिताने के बाद रियांश वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। जब वह किसी नए मिशन पर जाता तो उसे पास पता होता कि घर पर एक प्यार करने वाली पत्नी उसका इंतजार कर रही है। निशा ने भी एक फौजी की पत्नी होने का धर्म पूरी मजबूती से अपना लिया था। जोधपुर के उस महल में अब हर शाम हंसी सुकून से भरी होती। मौत की वादियों से शुरू हुई ये प्रेम कहानी अब एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई थी जहां केवल शांति, गर्व और एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार था। एक जाबाज सैनिक ने न केवल अपने देश की रक्षा की, बल्कि अपने हिस्से की खुशियों को भी पूरे हक से हासिल कर लिया था। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानियां हम हर रोज आपको सुकून एफएम चैनल पर सुनाते हैं। कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।